विस्थापन का ट्रेजेडी जो इतनी बड़ी थी, जिससे हम अभी तक नहीं संभल पा रहे हैं। ये हम लोग पिछले 2010 से आज 2024 तक एक टेम्परेरी अकोमोडेशन के में रह रहे हैं, जहाँ पर अभी भी बेसिक फैसिलिटीज़ की फुकदान है, उनमें है ही नहीं। वो कश्मीरी पंडित एक वाहिद कौम है। मुझे लगता है कि अगर कोई और कौम होता, मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में अगर कोई और कौम होता, तो वो मुझे लगता है उसका कन्वर्जन भी हुआ होता, शायद उस कौम का अंत भी हुआ होता। हम जीते जी उन लोगों को माफ नहीं करेंगे जिन लोगों ने हमारा पलायन किया है, चाहे वो राज्य सरकार में हो या चाहे जो इसके पीछे हो, चाहे कोई भी हो। जब हम यहाँ से पलायन कर गए तो हमारे ज़मीन थी, जायदाद थे, मकान थे, सब कुछ था हमारे पास। उस टाइम की गवर्नमेंट ने उस सभी चीज़ों को मिट्टी होने दिया। हम लोगों की जान माल उस चीज़ को अगर गवर्नमेंट इस अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हम उस गवर्नमेंट को क्या सपोर्ट करें? कि वो व्यवस्था अभी तक सरकार नहीं कर पा रही है कि जहां पर मैं अपने पूर्वजों के घरों में या अपने जो मेरा बाग बगीचा है उसमें जाऊं। क्योंकि 15-14 साल का राम जी का वनवास था, मेरे को आज 35 साल हो गए। मेरा वनवास कब तक, आखिर कब तक? अगर हम आज आपके साथ बात कर रहे हैं जी, खुले होके बात कर रहे हैं, बेबाक होके बात कर रहे हैं, तो ये 5 अगस्त 2019 के बावजूद 370 को निष्प्रभावी किया गया। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के वेसू काजीकुंड के वेसू में हैं और ये है कश्मीरी पंडितों की एक रिहाइश। जो मेरे आसपास आपको फ्रेम में सारे लोग बैठे दिख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले कश्मीरी पंडित हैं। कश्मीरी पंडितों का इतिहास जो है वो तमाम निर्वासनों और खून खराबे से भी भरा हुआ है। उनको कश्मीर में निर्वासन झेलना पड़ा। उसके बाद प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत, पुनर्वास योजना के तहत शहरों से थोड़ी दूर की ओर, शहरों से थोड़ा बाहर की ओर कई सारे कैंप बनाए गए, कई सारी रिहायशी कॉलोनियाँ बनाई गईं। जैसी एक कॉलोनी में हम यहाँ इसमें अनंतनाग में बैठे हुए हैं। कश्मीरी पंडितों पे राजनीति होती है। कश्मीरी पंडितों पे टीवी चैनलों के, न्यूज़ चैनलों के एंकर भाषा रंगीन करते हैं अपनी। कश्मीरी पंडितों पे फिल्में बनाई जाती हैं, कश्मीरी पंडितों पे राजनीति की जाती है। लेकिन कश्मीरी पंडितों की बातचीत जो है वो इससे अधिक भी हो सकती है या उतनी ही हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। तो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। चुनाव का मौका है और अनंतनाग में 18 तारीख को चुनाव हो जाएंगे पहले फेज़ में। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है वो किस तरह के क्वेश्चन की ओर इशारा करती है। तो मैं सबसे पहले किससे बातचीत शुरू करूं? इनसे। सर, क्या नाम है आपका? संजय कोल। संजय का क्या बुलाऊं आपको? हाँ। ये बताइए संजय जी पहले कि आप लोग इस कॉलोनी में रह रहे हैं, बड़ी सी कॉलोनी में, तो ये यहाँ पे कब रहने आए आप लोग? ये हम 2010 से आए, तो 2010 से ये पीएम पैकेज शुरू हुई है, तो 2010 से हम यहाँ पर सारे रह रहे हैं। तो अलग अलग कैंपों में रह रहे हैं, यानी वेसू से शुरुआत है, ये कुपवारा तक जा रहा है। यहाँ से आपका हाल पुलवामा से लेके शेखपुरा बड़गाम तक, ये 8 कैंप है। ये सारे कैंपों में? सारे कैंप। अच्छा, फिर देखने को बाहर, कहने को तो कॉलोनियाँ हैं, लेकिन बाहर से देखने पे क्योंकि बारब वायर लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ, तो देखने में कैंप की जैसा लगता है। मतलब एक रिलीफ कैंप जो बन गया आज से कभी 15 साल पहले, तो आज तक चला ही आ रहा है। अभी से चला ही जा रहा है। ऐसे कैंपों में कितने लोग रहते हैं? इस कैंप में हम लोग कम से कम 500 लोग रहते हैं। 2010 के पहले कहाँ रहते थे? 2010 से पहले कहीं जम्मू, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, अलग अलग राज्यों में काम करते थे। कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में, कोई किसी जगह पे काम करता था। तो ऑलमोस्ट सारे सेटल थे, बट एक आशा थी कि कश्मीर में आएंगे। तो अब थोड़ा सा। कश्मीर क्यों छोड़ना पड़ा आप लोग को? कश्मीर का इतिहास तो मुझे लगता है सबको पता ही है, क्योंकि बेसिक सा यही है कि 86 से शुरू हुआ। जब से हमारे मंदिर कुछ जलाए गए तो वहाँ से ही शुरुआत हुई है। ये 90 से शुरुआत नहीं हुई है, 86 से ही शुरुआत हुई है। तो धीरे धीरे ये 90 में जो मिलिटेंसी आने के थोड़ा पहले ही से, मतलब पहले से शुरू हुई है। थोड़ा सा सरकार में चुनाव हुआ था,
हाँ 88 में चुनाव हुआ था, 86 में बेसिकली हमारे मंदिर जलाए गए थे। तो शुरुआत तो वहाँ से ही, 4 साल लगे हैं सरकार को समझने में, जब तक ये बवाल बन के आ गया तो सबको कश्मीरी पंडितों को 5 लाख कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। और अब कहाँ कहाँ फैले हुए हैं सारे कश्मीरी पंडित? हम लोग मुझे लगता है अक्रॉस ग्लोब सारे वर्ल्ड में फैले हुए। जम्मू कश्मीर के कंसोलिडेशन की बात करें, जम्मू कश्मीर के कंसल्टेशन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 किस्म के जो कश्मीरी पंडित रहते हैं। एक तो हो गया कि सरकारी तौर से कैंप कहाँ का है, एक तो हो गया आपका जगती का बहुत बड़ा मिनी टाउनशिप है वो, जगती हो गया, नगरोटा हो गया, आपका पुरखू हो गया, मुट्ठी हो गया, एक आपका बूटा नगर हो गया। तो ये आपके गवर्नमेंट के तौर से कैंप बनाए गए हैं, यानी क्वार्टर्स बनाए गए हैं। ठीक है, हाँ, तो 2 तरह के लोग हैं। 2 तरह के लोग हैं, और बाकी जिन्होंने अपने अपने मकान बनाए हैं उनको नॉन कैंप कहते हैं। इनको कैंप वाले कहते हैं, उनको नॉन कैंप कहते हैं। तो कश्मीरी पंडित सारे ही है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग इतने सारे लोग यहाँ रह रहे हैं कि और जम्मू कश्मीर में स्थिति, लोग सरकार, कोई भी सरकार कितना भी कहे कि स्थिति शांत है या ठीक हो चुकी है, हम सब लोग जानते हैं कि शांति नहीं आई है। अभी कल ही जब हम ये बातचीत कर रहे हैं 14 तारीख को, तो किश्तवाड़ में हमला हुआ, बारामूला में फाइटिंग हुई, फिर जम्मू रीजन पूरा तो परेशान है ही है। कश्मीर में अनंतनाग में कुछ दिन पहले फायरिंग की खबर आई थी। तो क्या अभी भी ये हो रहा है कि कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, कि या वो सिलसिला अब थम चुका है? नहीं, अभी जो पिछले साल अगर हम 2022 की बात करें, क्योंकि अगर हम 90 से शुरुआत करें, क्योंकि पहले भी टारगेट किलिंग था जब कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर मारा गया। 1 महीने या 3 महीने में कम से कम जितने भी कश्मीरी पंडित मारे गए, तब जाके कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। जो हमारे बेसिकली एक टॉर्च बियरर थे, जो हमारे लीडर्स थे, उनको टारगेट किया गया। जैसे हमारे नीलकंठ गुंजू, हमारे टिकालाल टोपलू, हमारे अनंतनाग के प्रेमनाथ भट्ट मशहूर एडवोकेट थे हमारे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मारा गया है। और ये खाली 90 के 1-2 महीने में ही हुआ है। तो 1-2 महीने में ही सब कश्मीरी पंडित फिर भागने शुरू हो गए। हाँ, और ये जो थ्योरी चलाई जा रही है कि जगमोहन आ गए, कि इनको भगा लेके गए, कि तब से तो जाके बेसिकली 90 में तो आपको पता है कि टेलीकम्युनिकेशन बिल्कुल जीरो था। कोई किसी को जानता नहीं। तो मैं तो कुपवारा वाला को नहीं जानता था, बारामूला वाला मेरे को नहीं जानता था, शुपियर वाला अनंतनाग वाले को नहीं जानता था, अनंतनाग वाले को। तो एक बेसिकली नोशन, क्योंकि एक फेयर साइकिल क्रिएट किया गया है, तब जाके सारे कश्मीरी पंडित कैंपों में रहे हैं, हालातों में रहे। और सबसे बड़ी बात है कश्मीरी पंडित का ये जो ये कहते हैं कि यहाँ पर चंद 100 लोग मारे गए हैं, ये गलत धारणा है। कश्मीर में गोली से चंद 100 लोग मारे गए होंगे, मगर उसके बाद जो उसके उपरांत जो हम 768 लोगों को कुछ आंकड़ा बन गिराते हैं नहीं, वो तो बेसिकली वो तो यहाँ का जुगोली का शिकार कह रहा हूँ मैं, उसके बगैर कह रहा हूँ। क्योंकि जो हमारे वहाँ पर जो हालात रहे, क्योंकि यहाँ पर 25-30 से आपका टेम्परेचर जाता ही नहीं है, आपको 47 डिग्री में अचानक से जाना पड़ा। तो कितने लोग हमारे सनस्ट्रोक से मरे हैं, कितने लोग हमारे बिच्छू ने काटे हैं, कितने सांप, विस्थापन की वजह से हजारों लोगों की मौतें हुई है। तो उसमें तो वो कहीं गिनती में नहीं आते हैं, क्योंकि सरकार ने भी उस टाइम बेसिकली कम से कम 4 साल 5 साल तो हमारे जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित कौम थे, ये तो टेंटों में रहे, 8 बाय 8 टेंटों में रहे। 8 बाय 8 टेंट से हटा के एक कमरे में, वो भी 8 बाय 8 ही टेंट था, ये कमरा था। और आज कहीं पर फिर मुझे लगता है 2004-2005 के बाद तो कहीं पे 1 BHK हमारे कश्मीरी पंडित को, चंद कश्मीरी पंडितों को, ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये 5000 लोग टोटल हो गए जिनको क्वार्टर दिए गए हैं। रेस्ट जितने भी हैं, आज कल का मैं आपका डाटा बता दूं, आज भी हमारे 4000 लोग जो बेसिकली लाइन में बैठे कि हमें कब क्वार्टर मिले जम्मू में। और ये जो लोग अपना घर बना के रहते हैं, वो क्या कितना सेफ्टी रहते हैं? क्योंकि कैंपों में मान लीजिए तो आप लोग का एक छोटा सा एक कुनबा बसा हुआ है यहाँ पे, लेकिन जब आप बात करते हैं कि अलग अलग घर बना के रहते हैं किसी मोहल्ले में, तो वो कितने सेफ हैं? नहीं, जम्मू में तो है, वो यहाँ पर नहीं है। कश्मीर में नहीं है? नहीं, कश्मीर में नहीं है, जम्मू में सेफ है। जम्मू में है, क्योंकि जम्मू में हिंदू आबादी ज़्यादा है इसलिए। हाँ एग्जैक्टली। जम्मू में बेसिकली हमारे बहुत सारी जगह पे फैले हुए हैं, मुझे लगता है कम से कम लाख के करीब तो हमारे जम्मू में ही है। बाकी जितने भी है पूरे अक्रॉस वर्ल्ड में हमारे 23% तो हमारे कश्मीरी पंडित जो अक्रॉस ग्लोब है, जो अभी जॉब में है। ठीक। एक बात बताइए कि कश्मीरी पंडितों के क्या रीति रिवाज क्या क्या होते हैं? मतलब जैसे अगर यूपी बिहार के लोगों की बात करें, यूपी बिहार के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, क्या वैसे ही रीति रिवाज होते हैं आप लोगों के, या कुछ अलग होता है? आप कुछ बताइए, आप बताइए, कौन बताएगा? आप बताइए। कश्मीरी पंडितों के बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। उसमें से सबसे जो बड़ा रीति रिवाज होता है, हम जो
उसको हम हैरत के नाम हैरत मानते हैं, जिसको शिवरात्रि बहुत बड़ा त्यौहार होता है। हम पूरे साल उसकी तैयारी करते हैं। तो बहुत सारे त्यौहार होते हैं जो हिंदू धर्म के लोग जो अक्रॉस कंट्री मनाते हैं, हम लोग भी मनाते हैं। और हमारे जो यहाँ जब विस्थापन हुआ, जैसे संजय जी ने बोला आपको कि विस्थापन होने के बाद हम जब जम्मू से गए हैं तो बहुत सारे मुश्किलात हम लोगों को झेलने पड़े। विस्थापन का ट्रेजेडी जो इतनी बड़ी थी जिससे हम अभी तक नहीं संभल पा रहे हैं। और जो मैं एक संजय जी के बाद से और एक बात ऐड करूँगा, ये जो अपना नाम बता दीजिएगा, मुझे आपका नाम पूछना भूल गया था मैं। रमेश कुमार रैना। रमेश जी बताइए। हम जो जिस यहाँ जो हम जहाँ रह रहे हैं, ये एक ट्रांजिट अकोमोडेशन है। ट्रांजिट अकोमोडेशन है, ये एक टेम्परेरी अकोमोडेशन है। ये हम लोग पिछले 2010 से आज 2024 तक एक टेम्परेरी अकोमोडेशन में रह रहे हैं, जहाँ पर अभी भी बेसिक फैसिलिटीज़ की फुकदान है, उनमें है ही नहीं। वो बेसिक फैसिलिटीज़ अभी भी हम उनसे वंचित हैं। और ये चीज़ें जो हम लोगों अब इसमें भी हम लोगों को अभी 14 साल हो गए, इन चीज़ों को हम लोग अभी फुलफिल नहीं हो पाए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों की जो आशा थी कि हम वापस आएंगे, अपने घरों को संभालेंगे, अपनी ज़मीन जायदाद वो हम उसको फिर से रिवाइव करेंगे, नहीं, वो हम अभी तक नहीं कर पाए। तो आप लोग जो पुरखों के घर हुआ करते थे, कोई कुपवाड़ा, कोई बारामूला, कहीं से आए होंगे आप लोग, तो वो उन घरों की क्या स्थिति है? वहाँ कोई रहता है, कोई कब्जा हो गया, कोई ज़मींदोज़ हो गया, क्या स्थिति है? नहीं, अलग अलग उसमें मैक्सिमम जितने भी पंडितों के घर थे वो तो जलाए गए हैं। अब कोई जो भी अभी खड़ा है उसकी स्थिति ऐसी नहीं है, वो मतलब कि ना होने के बराबर है। तो वहाँ पे कुछ भी नहीं, वहाँ पे मिट्टी का ढेर है। जहाँ पे हमारे घर थे, जैसे जिस गांव में मैं रहता था वहाँ 50 फैमिलियाँ रहती। कहाँ पे? मैं कुलगाम में रहता था। वहाँ पे 50 फैमिलियाँ थी, 50 घर थे, बड़े बड़े, मतलब आजकल जितने आप बड़े बड़े होटल देखते हो बाहर, उतने बड़े हमारे कश्मीरी पंडितों के घर होते थे यहाँ पे। वो 4-4 मंजिला बहुत बड़े घर। तो उनका क्या हुआ, उनका मिट्टी का ढेर जैसा जमा हुआ। अब जब हम जाते हैं, हमारा घर कहाँ था, ये मिट्टी का ढेर आपका घर है। वहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब अब किसी का खड़ा है वो मतलब ना होने के बराबर है। हाँ, वैसे ऑलमोस्ट बेसिकली अगर आप देखा जाएगा कि पूरे कश्मीर में जितने भी कश्मीरी पंडित हैं, एक्सेप्ट जो यहीं पे रहे, ये कुछ 800 की फैमिली के करीब है, जो नॉन माइग्रेंट जिनको कहते हैं, जो यहाँ से पलायन करके नहीं गए हैं, वो यहीं पे है। बाकी जितने भी हैं वो सारे उनके मकान आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बस खाली आपको एक मिट्टी का ढेर। और ज़मीनें वगैरह भी होंगी, खेती जोत वगैरह है, एनक्रोचमेंट है। अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो ज़्यादा एनक्रोचमेंट है, अगर हम सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो ज़्यादा एनक्रोचमेंट है बनस्बते अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में कम एनक्रोचमेंट है, मगर साउथ सेंट्रल में ज़्यादा एनक्रोचमेंट है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि आपको पता है, क्योंकि पलायन हुआ है, साधन कुछ था ही नहीं, किन्ने कुछ ज़मीनें बेची है, जिसमें सरकार ने एक सेल डिस्ट्रेस एक्ट भी किया है, तो जिसका भाव लाखों में था, करोड़ों में था, उसने बेचारे ने अपने कोड़ी के भाव, क्योंकि अपने घर पालना था, अपने बच्चों की शादियां करनी थी, बच्चे पालने थे, तो वो थोड़ा सा एक सेल डिस्ट्रेस एक्ट, मगर उसका हम लोगों को अभी तक कोई फ़ायदा नहीं मिला। आज तक हम वंचित है। हालांकि वो 97 में एक्ट बना है, तो अभी तक हमें उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। हालांकि कह रहे हैं कि ग्रीवेंस से हुई है, पोर्टल बनाए गए हैं, ग्रीवेंस सेल हो गई, मगर सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ इसमें जोड़ना चाहता हूँ, 2010 से जब ये पैकेज था तो इसको PMRP के नाम पे बोलते थे, यानी प्राइम मिनिस्टर्स रिहैबिलिटेशन पैकेज। हाँ, तब जाके सरकार को लगा कि भैया नहीं, कुछ कमियाँ हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, तो ये जो बेसिकली ये आप जो देख रहे हो अभी, दिस इज ए टेम्परेरी एकोमोडेशन, ये ट्रांजिट एकोमोडेशन है। तो इसके बाद जो अभी 2019 के बाद, जैसे अभी आपका धारा 370 के बाद, या हमारा यहाँ पर यूटी शासन के बाद, तो PMDP के नाम पे इसको कर दिया, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो उसमें हाँ, उसमें क्या है, उसमें आपका प्रावधान रखा गया है कंक्रीट क्वार्टर्स। तब से पहले कंक्रीट क्वार्टर्स नहीं थे, अब कंक्रीट के क्वार्टर्स होंगे। हाँ, अब कंक्रीट क्वार्टर्स होंगे। कंक्रीट क्वार्टर्स में पहले 2 BHK था, अब पता नहीं क्या हुआ है, तो इन लोगों ने 1 BHK कर दिया। हालांकि 1 BHK में एक फैमिली, जो हमारी माइक्रो फैमिली है, वो रह सकती है, हम एक्सटेंडेड फैमिली नहीं रह सकती है। आप अपने माँ बाप या किसी भी बुजुर्ग को नहीं ला सकते हो। जो हमें दिखाएगा, जो हम सबसे पहले रिहैबिलिटेट किसको करना है,
रिहेबिलिटेट तो हमारे माँ बाप को करना है, जो हमें बताए, हमें तो पता ही नहीं है कश्मीर के बारे में। ये मेरा दोस्त है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा जायदाद है, ये भाई ये देख लो, ये चीज़ें, उनको तो रिहेबिलिटेट किया ही नहीं। मैं तो अपने बच्चों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने माँ बाप को कहाँ से अकोमोडेट करूँगा? तो वो मुझे कैसे दिखाएगा, कहाँ से दिखाएगा? तो एक ये मिथ है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक मिस्ट्री है कश्मीरी पंडितों के साथ। कश्मीरी पंडित एक वाहिद कौम है। मुझे लगता है कि अगर कोई और कौम होता, मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में अगर कोई और कौम होता, तो वो मुझे लगता है उसका कन्वर्जन भी हुआ होता, शायद उस कौम का अंत भी हुआ होता। अच्छा, आप लोग मानते हैं ऐसा हो सकता है? हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैं एक समझना चाह रहा हूँ, चूंकि ये बात चली गई है तो मैं पूछ लूँ कि कश्मीरी पंडितों को खतरा किससे है? क्या उन उग्रवादियों से और उन हुर्रियत के नेताओं से रहा कि जो कश्मीर को तोड़ने की बात करते रहे और पाकिस्तान में मिलाने की बात करते रहे, उन पर इस तरह के भी इल्ज़ाम लगते रहे, कई बार प्रूफ भी हुए इस तरह के इल्ज़ाम कि भाई उन्होंने पाकिस्तान से पैसा लिया? या उनसे खतरा था, या कश्मीर में रहने वाले आम मुसलमानों से, या काम का हम करने वाले मुसलमानों से सबसे अधिक खतरा महसूस हुआ? क्योंकि आपने कन्वर्जन की बात की, इसलिए मेरे मन में ये जिज्ञासा उठी है। कौन बताएगा? देखिए कश्मीरी, हाँ, नेता है यहाँ पे, प्रेसिडेंट है, तो मैं नेता ही हूँ। तो कश्मीरी पंडित सुनिए मेरी बात, यहाँ का जो आम मुस्लिम है, जो आम मजाठी कम्युनिटी है, हालांकि हम भी 90 से पहले यहाँ पर रहते थे, तो यहाँ पर कश्मीर सबसे स्वर्ग माना जाता था। यहाँ पर कभी भी किसी के घर में आपको तेज धार का चाकू नहीं मिलता था। ये कहाँ से? क्योंकि जहाँ पर सेब और बेसिकली अखरोट की बात करते थे, ये उगते थे। ये गन किस देर में, मैंने आपको बोला ना, ये जो पीरियड रहा 86 से जो 90 का जो पीरियड रहा, जिसमें सरकारें सोती रही, तो ये उनके लिए बड़ा डिबैकल रहा। और उनके लिए तो चलो, उनके लिए तो राजनीति है, मगर हमारे लिए सबसे बड़ा डिबैकल रहा। और दूसरी बात रही, क्योंकि आम कश्मीरी को ज़्यादा परेशानी, क्योंकि जितना ये पीड़ित है उतना हम भी पीड़ित है, मगर कुछ लोग जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो बेसिकली जो फैनेटिक सोच सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा जो भी पाक सपोर्टेड है, जो भी पाक परस्त है, चाहे कोई भी हो, जो भी पाक परस्त है, सबसे बड़ी बात है हमसाया को तो आप बदल नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो आपके यहाँ पर नज़दीक ही है। पाक परस्त जो भी है, जिस तरीके से भी है, चाहे मेरा लोकल हो, चाहे मेरा हमसाया, चाहे मेरा भाई हो, कोई भी हो, उससे हमें खतरा था। और वो खतरा मुझे लगता है कि आज 34 साल के बाद भी वो खतरा आज बराबर है। अच्छा, अब चलिए मैं कुछ चीज़ों पे आता हूँ। कश्मीरी पंडितों ने वोट भी किया होगा पिछले चुनावों में, आप सभी लोगों ने वोट किया होगा। साल 2014 में आखिरी विधानसभा चुनाव हुआ था, 24 में भी लोकसभा चुनाव में वोटिंग हुई है, और 24 में ही विधानसभा चुनाव होने जा रहा है आपका। तो कश्मीरी पंडितों ने, मुझे नहीं पता किसको वोट दिया, लेकिन घाटी में, कश्मीर में खासकर मान करें, जम्मू को भी रीजन को इंक्लूड कर लें, तो लंबे समय तक यहाँ पे या तो PDP बनाम नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही दोनों का स्विच चलता रहा। और तो आप लोग, जब तक ये स्विच चलता रहा साल 2014 तक या 2018 तक मान लीजिए, इन दोनों का स्विच चलता रहा, तो आप लोगों की पसंद कौन सी पार्टी हुआ करती थी तब तक के हिसाब से, साल 2014 के चुनाव तक? पार्टी तो कोई भी हमें पसंद नहीं है, या वो है जो काम करेगी ग्राउंड पे। नहीं, मैं पिछले ज़माने की बात कर रहा हूँ। पिछले ज़माने की बात कर रहा हूँ। देखिए, पार्टी का तो कोई भी आती है, कोई भी जाती है, जो काम करेगा वही दिखता है, तो पार्टी वही पसंद है जो काम करेगी। NC ने भी अपने टाइम पे काम किया है, या PDP ने भी अपने टाइम पे काम किया है। आप लोगों ने वोट किया होगा? हाँ, वोट किया है। आजकल भाजपा कर रही है तो भाजपा को वोट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में, पूरी हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है तो बजा रहा है, वो काम कर रहा है। अब एक बात बताइए, मैं बहुत छोटा सैंपल लेकर चल रहा हूँ। आप एक सेकंड उस सवाल पे आएंगे, भले आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। देखिए, हमारी एक विचारधारा है, जो कश्मीरी पंडित की विचारधारा है, ये एक हमारे जेनेटिक है, ये हमारे जीन्स में है। चाहे कुछ भी हो, ये हमसे बदल नहीं सकता। हम 3-4 चीज़ों में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एक तो हो गए मातृभूमि के लिए, यानी माँ भारती के लिए हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, तिरंगे के लिए हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, एक राष्ट्र बेसिकली जो हमारे जवान हैं उनके लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो इनको सपोर्ट करेगा, जो उनके हक में काम करेगा, जो हिंदुस्तान के, जो भारत के, अखंड भारत की जो बात करेगा, जो भारत की जो बेसिकली बात करेगा, उस आइडियोलॉजी से चलेगा, हमारा सपोर्ट हर हमेशा रहा है। 90 से पहले मैं आपको एक ही बताता हूँ। 90 से पहले यहाँ पर 2 चीज़ें थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस चलो 1931 में शुरू हुई है, उससे पहले कांग्रेस, क्योंकि माना जाता था जो कश्मीरी पंडित है ये कांग्रेसी है, ये यहाँ पर लगा हुआ था। तो धीरे धीरे क्योंकि
नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उठी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आई है, क्योंकि ये सारी जो बेसिकली पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, ये तो कोएलिशन सरकार थी उस टाइम तो, क्योंकि हम लोग दोषी दोनों को मानते हैं, क्योंकि मुझे लगता है हम जीते जी उन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे जिन लोगों ने हमारा पलायन किया है, चाहे वो राज्य सरकार में हो या चाहे जो इसके पीछे हो, चाहे कोई भी हो, उनको हम जीते जी कभी माफ़ नहीं करेंगे। मगर एक चीज़ है, कश्मीरी पंडित का एक बड़ा दिल है कि हम लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। वक्त के साथ क्या, क्योंकि वक्त ने हमें बदल दिया है। तो मुझे लगता है आज पूरे, अगर आप अक्रॉस वैली की बात करोगे, पूरे अक्रॉस इंडिया की बात करोगे, आपको कश्मीरी पंडित हर कहीं जगह पे मिलेगा, चाहे बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, मुंबई या अक्रॉस वर्ल्ड की बात करोगे तो आपको हर कहीं जगह अपनी मेहनत से और अपनी पढ़ाई से कश्मीरी पंडित भूखा मरेगा मगर अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, ना अपने बच्चे को पढ़ाई छुड़वा देगा। आप राजनीतिक चुनाव की बात कर रहे थे। हाँ, राजनीतिक चुनाव की बात करें, देखिए अभी आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कश्मीरी पंडित जब से भाजपा, सुनिए मैम, अब मैं आपको ये बताता हूँ, हाँ, भाजपा का जब से भाजपा आई है, क्योंकि भाजपा ने कश्मीरी पंडित को, चाहे ये 90 में था, इनकी हालत क्या थी ये भी थी, मगर इन लोगों ने कश्मीरी पंडित को वहाँ पर विद इन द कैंप, जो जम्मू वगैरह जितने भी हमारे गीता भवन में कैंप लगे या पूरे अक्रॉस इंडिया में जितने भी कैंप लगे, वहाँ पर सपोर्ट किया है हर किसी एंगल से। कैसे सपोर्ट किया सर? आप सपोर्ट की बात करते हैं, आप लोग भी बताएं। हम सब लोग बातचीत करने के बैठे हैं, मैं गुजारिश करूँगा आप सब लोग बातचीत करें कि जब सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं तो भाजपा ने सपोर्ट किया एक समय, क्योंकि भाजपा के बारे में इसलिए भी बात हो रही है कि भाई 10 साल से वो पावर में है, इसलिए सपोर्ट किया। तो आप किस तरह के सपोर्ट की बात करते हैं आप? देखिए, मैं आपको मतलब मुझे किसी सरकार से मतलब कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, बट एक चीज़ है, कश्मीरी पंडित जो है पढ़ा लिखा कौम है, पढ़े लिखे सोचने समझने वाले हैं। यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि भाजपा सरकार ने यहाँ पे क्या किया काम, स्मार्ट मीटर लगाए, वहाँ पे हाई पार्किंग बनाई। आप मेरे को बताइए डेवलपमेंट क्या होती है? अगर मेरे को डेवलपमेंट चाहिए, मेरे को तो पावर बिजली 24 और चाहिए। 24 और कैसे आएगी? फ्री में तो नहीं आएगी, उसके लिए तो हमें मीटर, स्मार्ट मीटर तो चाहिए अगर डेवलपमेंट चाहिए। एक तरफ से मैं ये चार बिजली भी आ रही 24 घंटे आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? सिटियों में हम मेरे घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, 24 और बिजली है, कोई दिक्कत नहीं है। डेवलपमेंट इन चीज़ों से डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ लोग कहते हैं नहीं जी बीजेपी सरकार ने ठीक काम किया मगर इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए। यार स्मार्ट मीटर लगाए वो तो ज़रूरी है ना, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ये तो मान लीजिए जो आप कह रहे हैं भाई साहब कि मैं समझ गया, ठीक है, स्मार्ट मीटर लगाए, बिजली की चोरी बंद होनी चाहिए, मैं मानता होनी चाहिए, लेकिन अगर हम लेकिन वो कश्मीरी पंडित के घर में लगाया होगा तो डोगरा के घर में भी लगाया होगा, सिख के घर में लगाया होगा, हिंदू के घर में भी लगाया होगा, या मुसलमान के घर में लगाया होगा। कश्मीरी पंडित स्पेसिफिक क्या कोई भाजपा की नीति आपको समझ में आती है, या जो भाजपा और पीडीपी के साथ में सरकार बनी साल 2014 में सूबे में, तो क्या ऐसी कोई नीति समझ में आती है जो कश्मीरी पंडितों को स्पेसिफिक टारगेट करती हो, उनको फोकस में रख के लाई गई हो? देखिए मैं आपको ये बताऊँ, कश्मीरी पंडित, मैं इतना खुदगर्ज आदमी नहीं हूँ कि मैं अगर मेरा देश अगर मेरी तरक्की करे तो कश्मीरी पंडित ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा, डोगरा तो ऑटोमेटिकली तरक्की, मुसलमान तो ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। जब घर स्वस्थ होगा तो तभी तो घर वाले स्वस्थ रहेंगे। यहाँ पे लोग क्या करते हैं काम, वो अपना छाड़, नहीं मेरे लिए क्या किया मोदी ने, मेरे लिए क्या किया, इस पे सवाल अटक जाता है। मेरे लिए क्या किया, मेरे को उसने दिया नहीं कुछ। नहीं, मैंने तो इसलिए पूछा कि भाई साहब ने उधर क्यों छोड़ा, तो सवाल का इसलिए मैं लेकर आ गया। कुछ बोल रहे थे आप? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ट्रेजडी थी वो उसको एड्रेस अभी तक नहीं किसी सरकार ने नहीं किया, वो वैसे की वैसी है, ट्रेजेडी वैसी ही पड़ी हुई है, वैसी है, कश्मीरी वैसी पड़ी हुई, और भाई साहब ने कहा खतरा भी वैसे ही पड़ा हुआ है। आपको एक चीज़ बताऊं, जब हम यहाँ से पलायन कर गए तो हमारे ज़मीन थी, जायदाद थे, मकान थे, सब कुछ था हमारे पास। उस टाइम की गवर्नमेंट ने उस सभी चीज़ों को मिट्टी होने दिया। अगर आज हमारे वो मिट्टी के ढेर मिल रहे हैं, वो मिट्टी किसने दिया, उसका संरक्षण किसी ने नहीं किया, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। हम लोगों की जान माल उस चीज़ को अगर गवर्नमेंट अगर इस अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो हम उस गवर्नमेंट को क्या सपोर्ट करेंगे, कैसे भरोसा करें, क्या भरोसा करेंगे? आज भी हम राम भरोसे ही हैं। अगर हम आज भी हम राम भरोसे हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम लोगों को चाहिए थी पहले, मेरी प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे गवर्नमेंट ये यहाँ का सिटीज़न हूँ, मैं हिंदुस्तान का सिटीज़न हूँ, मैं अगर प्रोटेक्ट आज भी नहीं हूँ तो मुझे कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ अपनी व्यथा सुनाऊँ?
इसलिए ये चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं कि मुझे प्रोटेक्ट करे, मेरी जान माल को प्रोटेक्ट करे, मुझे फिर से रिहेबिलिटेट करे जहाँ मैं था, जैसे मेरे पूर्वज हुआ घरों पे वापस ले जाए आपको। करते थे, वैसे अगर मैं वैसा हूँ, वैसा रहूं, तो मुझे लगेगा कि नहीं मेरी इस अभी तक ऐसी जब न प्रीवियस सरकार ने ऐसा कुछ कदम उठाया, न अभी तक वो हमें अभी सामने कोई ऐसा कुछ दिख रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। यानी क्या अगर हम ये बात करें, मैं देखिए एक दो सवाल बचे हैं छोटे छोटे, फिर मैं रुखसती लूँगा आप लोगों से। मेरा पहला सवाल एक ये है कि साल 2019 में बहुत बड़ा बदलाव होता है कि जम्मू कश्मीर के प्रावधान में कि आर्टिकल 370 को और 35A को निष्प्रभावी किया जाता है, ठीक है। तो निष्प्रभावी करने के बाद, सर आप भी थोड़ा सा आगे आ जाओ, अब मैं आपके तरफ माइक लेकर आऊँगा। उसके बाद होने के बाद कहा जाता है कि हम लोग कश्मीर को एक स्टेबल राज्य बनाना चाहते हैं और फ़ौज का मूवमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट इस तरह से निर्धारित किया जाता है प्रदेश में। क्या उसके बाद भी, क्योंकि उसके बाद तो राष्ट्रपति शासन लग गया, एलजी के के हाथ में चीज़ें आ गई, मनोज सिन्हा आ गए यहाँ पे, तो क्या उसके बाद से जो 4 साल 5 साल का वक्फा बीत गया, उस समय भी ये सुधार नहीं देखने को मिला कि जिस आप लोग की सिक्योरिटी, आप लोग की सेफ्टी और आप लोग की रिहेबिलिटेशन की बात, आपके घरों तक आपको वापस ले जाने की बात, ये तब नहीं हुई? आप बताएं भाई साहब। इसका मैं जवाब दूंगा। अगर हम आज आपके साथ बात कर रहे हैं जी, खुले होके बात कर रहे हैं, बेबाक होके बात कर रहे हैं, तो ये 5 अगस्त 2019 के बावजूद, जिस दिन 370 को निष्प्रभावी किया गया, अगर हम आपके खुले होके बात कर रहे हैं, बेबक होके बात कर रहे हैं, तब जाके आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा। यानी वो सरसाप सिक्योरिटी, वो कॉन्फिडेंस लेवल हम में आई है, ये खाली इसकी वजह से है। लेकिन अभी तो आप लोग बता रहे थे कि सिक्योरिटी अभी हम लोग को नहीं मुहैया करा, नहीं, सिक्योरिटी तो है, सिक्योर अभी भी हम कम हैं, आप बता रहे थे। देखिए हम वो कह रहे हैं कि वो व्यवस्था अभी तक सरकार नहीं कर पा रही है कि जहां पर मैं अपने पूर्वजों के घरों में या अपने जो मेरा बाग बगीचा है उसमें जाऊं। ये कह रहे हैं कि वो व्यवस्था, अभी हमने घोषणा पत्र देखे, आपने तो बहुत सारे घोषणा पत्र देखे होंगे, हर किसी का मैनिफेस्टो देखा हुआ है। पीडीपी ने भी कश्मीरी पंडित की वापसी भेजी है, कांग्रेस ने भी उसमें मैनिफेस्टो में, और अभी भाजपा का भी जो अभी संकल्प पत्र आया है उसमें जो हमारे 2-3 चीज़ें जो हैं, वो एक तो पीएम पैकेज को उसमें एड्रेस किया है और प्लस एज ए कम्युनिटी को भी उसमें एड्रेस करने की जरूरत है। देखते हैं कितना कामयाब होते हैं। हम तो उन पे भी बेसिकली प्रशिक्षित तो हर किसी पे है, क्योंकि 15-14 साल का राम जी का वनवास था, मेरे को आज 35 साल हो गए। मेरा वनवास कब तक, आखिर कब तक? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, सवालिया निशान है सारे सरकारों पे। पीछे सरकारों ने क्या किया, हमारे जमीन को रेत बनने दिया, हमारे मकानों को ढेर बनने दिया, हमको मरने दिया, हमको मारने दिया। तो वो सवाल तो उनको भी बेसिकली हमारा, देखो हमारा, नहीं हम समझ गए, आप ये कह रहे हैं कि पिछला जो हुआ वो ठीक भी है, आगे क्या कर रहे हो इस पे, ये बेसिकली सारे सरकारों के लिए, जो सरकार कश्मीरी पंडित की वापसी करेगा विथ ऑनर एंड डिग्निटी, वो व्यवस्था करेगी जिससे पता चलेगा कि नहीं मैं अपने घर जा रहा हूं विदाउट सिक्योरिटी, उस दिन हम बात करेंगे, उस दिन हम उस सरकार को बोलेंगे कि नहीं आपका सरकार का जो लक्ष्य था, जो आपका जो मैनिफेस्टो था, वो संपूर्ण था। तो क्या इस पॉसिबिलिटी पे, मैं आखिरी एक सवाल ये है कि क्या इस पॉसिबिलिटी पे जो बार बार ये पॉलिटिकल राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद ना हंग असेंबली बनेगी, हो सकता है कि किसी को क्लियर मेजॉरिटी ना मिले जम्मू कश्मीर में, गठबंधन की सरकार बनेगी, तब उस समय आप लोग उस स्थिति में अपना क्या देखते हैं? देखिए हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हंग सरकार बने, ये अच्छी सरकार बने। हाँ, एक चीज़ है, डेमोक्रेसी के लिए जब अगर एक सरकार हो तो उसमें मज़ा आता है, उसमें डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग हो जाती है और लोगों का प्रोटेक्शन भी हो जाता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। मगर अगर अब हंग होगी, जैसे आपने कहा अभी, या मिलीजुली सरकार होगी, क्योंकि मिलीजुली सरकार का तो आपने देख लिया हाल, हर कहीं जगह, हमारे राज्य में नहीं है, चाहे बिहार की बात देखो या कहीं पर भी देखो, केंद्र में भी है ही है, केंद्र में तो है ही है, आपका एनडीए सरकार है। तो ये तो बेसिकली क्या है कि वो
कच्चा वाला सिस्टम ही रहता है। अब पक्का वाला सिस्टम आ जाएगा तो हम लोगों की भी बेसिकली रिहैबिलिटेशन की बात करेगा। अगर दो पार्टियां होगी, ये रिहैबिलिटेशन की बात करेगा, ये कहेगा कि नहीं करना है कश्मीरी पंडितों को, तो अल्टीमेटली कश्मीरी पंडित को और 40 साल वेट करना पड़ेगा। तब तक तो हमारी जनरेशन ही खत्म होगी। तब तक तो हमें ये नहीं, हमारे जनरेशन को ये नहीं पता होता कि मेरा गाँव कौन सा है, मैं किस इलाके का हूँ। अगर यहाँ बच्चों को नहीं पता होगा ना कि ज़्यादा नहीं पता है, ज़्यादा नहीं पता होगा ज़्यादा क्योंकि वो नहीं एकदम नई जनरेशन के हैं वो तो। नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको अपने बेसिकली कल्चर और उनका हेरिटेज जो हमारा है उसको आज 34 साल के बाद, 35 साल के बाद भी हमने बचा के रखा है। आज भी हम घर में कश्मीरी बोलते हैं, हमारे बच्चे कश्मीरी बोलते हैं। हम ये कोशिश करते हैं, जो मेरा फैरन है, जो मेरा कल्चर है, जो मेरी, जैसे इन्होंने बोला कि हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है हैरत, क्योंकि पूरा समूचे हिंदुस्तान तो बेसिकली शिवरात्रि मनाता है। हम लोग ऐसा वाहिद कौम है जो हैरत मनाता है। हम एक दिन पहले मनाते हैं। सारे लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, हम जन्म शतम मनाते हैं, हम एक दिन छोड़ के पहले मनाते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और चला रहा है। हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ा, क्योंकि कश्मीरी पंडित एक विद्वान था, एक ज्ञानी था, मगर अब वक्त के थपेड़े में और सरकार की गलत नीति की वजह से इसको बेसिकली वो रोलिंग यानी घुमा रहा है। कोई, आपने जैसे ही कहा कि कोई राजनीति कर रहा है, कोई फिल्में बना रहा है, कोई हम पे वोट बटोर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, तो बहुत सारे एनजीओज खड़े हो गए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन खड़े हो गए, हम पे बहुत सारे लोगों ने पैसे भी कमाए। क्या कर सकते हो? फिल्म देखते हैं भाई आप? कश्मीर फाइल्स देखी है आपने? आप लोगों ने देखी? किसने देखी? नहीं देखी? सही है, ये देखी या नहीं देखी है? सबने देखी। नहीं ना, नहीं देखी भाई। मैं नहीं देखी, मुझे सब पता है। हाँ, उसमें क्या है, उसे पता है। क्या जरूरत है? देखी मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, मैंने अपनी आंखों से रियल हुआ है, रियल कश्मीर फाइल्स मैंने देखा हुआ है। जो मैंने अक्सर फिल्म असल देखा में है। हुआ था तब। मुझे सिनेमा में देख के क्या करना था, मुझे तो मेरे आंख के सामने तो वो है, मुझे सब कुछ पता है। उसमें क्या दिखाएंगे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा दिखाया उसमें। अगर बनाऊँ तो 5 साल लगेंगे उसको। कश्मीर फाइल्स या किसी भी मूवी का नाम इसलिए ले रहा हूँ ना कि मतलब इसमें समझिए, कोई एक मूवी बनाता है इंसान, ठीक है, मैंने बनाई, अमितेश के ऊपर मूवी बना दी, ठीक है, मैंने बता दिया कि अमितेश को बहुत दिक्कतें हैं, अमितेश को सर, और फिर मुझे नहीं पता कि मेरे फिल्म बनाने से अमितेश की दिक्कत कितनी सॉल्व हुई। मैं सवाल इसलिए रख रहा हूँ, ये सवाल इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इसको एक शब्द और भी लोगों को बोलने दीजिए थोड़ा, संजय जी, आखिरी बातचीत है। मैं अपना सर, कश्मीर फाइल से क्या हुआ, कश्मीर फाइल्स मूवी बनाने से क्या हुआ, उससे ये क्या कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों, पूरे वर्ल्ड के लोगों को ये पता चल गया कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ है। यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे, मतलब बाहर दिल्ली, बॉम्बे वगैरह, जो दूर दूर के अलग बहुत सारे लोग थे, उनको नहीं पता था कश्मीरी पंडितों के बारे में। उससे क्या हुआ, उससे थोड़ा पब्लिसिटी हो गई कि सच में पता चल गया लोगों को क्या हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, उससे ये हो गया। आप कुछ बोल रहे थे सर? ये बोल रहे थे आप? कुछ बोल रहे थे? देखिए, ये बात तो इन्होंने सही कही राखी जी ने, क्योंकि जो बाकी लोगों को नहीं पता था, मुझे लगता है शायद वो दर्शा बहुत दिया सारे- गया। बहुत सारे हाँ, लोगों को जो पता चला। और प्योरली इट वाज अ बिजनेस क्या मूवी? इट वाज अ बिजनेस। अगर 500 करोड़ वो 15 दिन में कमाते हैं, तो कितने करोड़ उन्होंने कश्मीरी पंडितों को दिए हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, जो वाकई त्रासदी के शिकार है? कितने पैसे दिए हैं उन लोगों ने कि जो बेचारे पीड़ित है? भैया, जिन पे आप फिल्म बना रहे हो, तो हम नहीं कह रहे कि भैया आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, अच्छा है, बिजनेस इज गुड, करो बिजनेस करो, मगर एक चीज़ है, कम से कम अगर आपने 500 करोड़ कमा दिया या 600 करोड़ कमा दिया, क्या आपने उसमें से 2% या 5% किसी को दिया है? हाँ, दिया होगा किसी को, जो आपके स्पॉन्सर्स हो गए, सो कॉल्ड कश्मीरी पंडित, जो यूएसए में बैठे हैं या कहीं अमेरिका में बैठे हैं। ओ भैया, कश्मीरी पंडित तो वो है, माइग्रेंट तो वो है, डिस्प्लेस्ड तो वो है जो जम्मू में बैठा है कैंप में, जो कश्मीर में बैठा है। दिल्ली मुंबई या अमेरिका में बैठ के आप एसी के कमरों में बैठ के यू आर नॉट ए माइग्रेंट। राजनीति तो यही पे शुरू होती है। आपको मैं ऐसे कुछ बताऊं जो टीवी के डिबेटों में आते हैं, जो टीवी के चैनलों पे आते हैं, दे आर नॉट ए माइग्रेंट, मगर राजनीति मेरे पे कर रहे हैं। हम करने देते हैं, वो करते हैं। उनको पूछो कि भैया आपका राशन कार्ड है? जो मेरा 34 साल का 35 साल का मेरा आरजी राशन कार्ड है, अगर उनके पास राशन कार्ड होगा, वो जो कहेंगे मैं तैयार हूं, वो जो कैसे कहेंगे मैं तैयार हूं। उनके पास तो राशन कार्ड ही नहीं है, दे आर नॉट माइग्रेंट। उन्होंने पलायन नहीं देखा है। मैं दोबारा कहता हूं, जो टीवी चैनलों पे, जो भी लाइमलाइट पे आते हैं, कोई भी हो, आज सारे अपने आप को कश्मीरी पंडित कहते हैं। अब तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम लोग भैया दत्तात्रेय कोल है। ओ भैया, दत्तात्रेय कोल जनेऊ लगाने से कश्मीरी पंडित जनेऊ लगाता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा पवित्र चीज होता है। जनेऊ लगाने से आप दत्तात्रेय कोल नहीं होते हो, दत्तात्रेय कोल आपके कर्म से होते हैं।
दत्तात्रेय कोल आप कहने से नहीं होते हो। दत्तात्रेय कोल के आपके बेसिकली ऐसे भाव होने चाहिए, ऐसे संस्कार होने चाहिए। बाकी राजनीति इन लोगों ने बहुत की है 35 साल। ऊपर वाला देख रहा है, महादेव फैसला करेगा। अगर ये सरकारें सारे फेल हो गई है, मगर महादेव ऊपर देख रहा है, वो सब फैसला करेगा, वो खुद फैसला करेगा। हम महादेव के वक्त है, महाकाल के वक्त है, हमने सब कुछ उन पे छोड़ दिया है। ये सरकारें तो आती जाती रहती है, आज ये है कल वो है। हम इनके वक्त है, इनके बगैर किसी से नहीं डरते हैं। जी, जैसे संजय जी ने कहा कि भगवान राम का वनवास भी समाप्त हो गया है, मैं अंत में यही एक बात कहूँगा कि अगर उन हर एक की ये मंशा सही होगी, राजनेताओं की भी, बिजनेसमैनों की भी, देश के जितने भी स्कॉलर्स हैं जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, जो देश की नीतियां बनाते हैं, अगर उनकी सही नीति है, अगर उनको मंशा है, हमारा मसला हल हो सकता है, ये होगा। लेकिन वो मंशा अभी तक मुझे सामने नहीं दिख रही है। अब बहुत हो गया। मेरी उनसे विनम्र अपील है, अब लास्ट में मेरी विनम्र अपील है कि अब समय आ गया है कि हम लोगों को राहत दे, हम लोगों को वो समय फिर से लौटाए जो हमारे पूर्वजों ने देखा, जो मेरे माँ बाप ने देखा, जो मैंने बचपन में देखा, उस चीज़ को हमको फिर से लौटाए। तो यही हमारे साथ जस्टिस होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आने वाले समय जो होगा ना, हमारा जो हम बुरा अभी देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा बुरा होगा। लास्ट में मैं एक बात कहूँगा, मैं अंत में कहूँगा, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा, ये लंबा हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा इसको सबक करूँगा। देखिए, ये सबके लिए टेस्टमोनी है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, एनडीए हो, पीडीपी हो, नेशनल हो, कांग्रेस हो, या जो भी यहाँ की पार्टी हो, या पीसी हो, आम आदमी पार्टी हो, आप पार्टी हो, सबके लिए आज ये सबसे बड़ा सुनहरा मौका है। क्योंकि कश्मीरी पंडित का जो भी डिग्निफाइड रिटर्न रिहेबिलिटेशन करेगा, ये कश्मीरी पंडित उनको उम्र भर याद रखेगा। नहीं तो आने वाली हमारी नस्लें उनको कभी माफ नहीं करेंगी। हम तो भुगते ही है। तो कश्मीरी पंडितों के साथ हमारी बातचीत थी। उनके अपने कंसर्न्स हैं, उनकी अपनी शिकायतें हैं, उनका अपना सोचना है। कई बार वो ऐसी बातों को सामने रखने की कोशिश करते हैं जो शायद हमारे लिए और जो आम कश्मीरी की दिक्कतों को नहीं समझता, उनके लिए बात समझना कठिन हो। लेकिन फिर भी उसको उस लेयर के साथ समझना चाहिए। आपको एक बार को लग सकता है कि वो किसी खास पार्टी के साथ खड़े हैं, आपको एक बार को लग सकता है वो किसी खास पार्टी के ख़िलाफ़ खड़े हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि वो अपने मुद्दों के साथ खड़े हैं, वो अपनी बातों के साथ खड़े हैं। और कोई भी पार्टी तभी किसी ग्रुप में, किसी सोशल ग्रुप में तभी जगह बना पाती है जब वो पार्टी उस खास ग्रुप के मुद्दों को, उस मुद्दे को एड्रेस करना शुरू करती है। चाहे बात करती है, चाहे काम करती है, चाहे प्रोपेगेंडा करती है, चाहे जो करती है। लेकिन जब आप एड्रेस करना शुरू करते हैं तब आप उस ग्रुप का सपोर्ट थोड़ा गैदर करते हैं। इनका भी यही कहना है कि साल 2024 में चुनाव होंगे। अब बीजेपी जम्मू कश्मीर की में का जो घाटी वाला इलाका है उसमें 18-19 सीटों पर ही लड़ रही है, जबकि 47 सीटें हैं। तो 19 सीटों में बाकी सीटों पर क्या स्थिति होगी? जम्मू के रीजन में जो कश्मीरी पंडित हैं वो किस दिशा में जाके वोट करेंगे? कश्मीर के रीजन में जो जम्मू कश्मीरी पंडित हैं वो किस दिशा में जाके वोट करेंगे? जिन सीटों पे बीजेपी नहीं खड़ी हो रही है वहाँ पर कौन किसको वोट देंगे? ये सब इक्वेशन देखने लायक हैं। ललन टॉप की यात्रा जारी रहेगी। मैं हूँ सिद्धांत, कैमरे के पीछे अमितेश। बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।